जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी प्लस सी एजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो देख करके ही जाना है। निश्चित ही हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि धान की गोल्डन राइस किस्म में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। बताना क्या है कि धान की गोल्डन राइस किस्म में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो बात करेंगे गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस को आनुवंशिक रूप से संशोधित करके तैयार किया गया है, जिसमें बीटा कैरोटीन, क्या तो बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। हमारा शरीर इससे विटामिन ए में बदल देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान की गोल्डन राइस किस्म में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो राइट आंसर लगाएंगे विटामिन ए। क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है। कल्ले निकलते समय, ताज जड़े निकलते समय, ताजे जड़े निकलते समय, दुग्ध अवस्था, दाना बनते समय। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसको कहते हैं CRI स्टेज, यानी ताजे जड़े निकलते समय। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। गेहूं के बुआई के 21 दिन बाद, कितने दिन बाद, तो गेहूं के बुआई के 21 दिन बाद क्या होता है, तो क्राउन रूट इरिटेशन यानी CRI अवस्था आती है। यह सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है। इस समय पानी न देने पर पैदावार में भारी गिरावट होती है। तो राइट आंसर CRI यानी क्राउन रूट इरिटेशन, जिसको आप CRI कहते हैं। तो बी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखना है ताकि इस एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करें। मक्का में सफेद कलिका रोग किसकी कमी से होता है। तो मक्का में सफेद कलिका जो रोग होता है, ये जस्ता यानी जिंक की कमी से क्या हो जाएगा, तो जस्ता यानी जिंक। मक्का में जस्ते की कमी के कारण नई पत्तियां सफेद पड़ जाती हैं, जिससे व्हाइट, क्या कहते हैं, तो व्हाइट बर्ड रोग कहा जाता है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से वीडियो जरूर लाइक करना है, चैनल निश्चित ही सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चौथा प्रश्न है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाली गांठों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है राइजोबियम हो जाएगा। क्या होगा, तो सही उत्तर राइजोबियम होगा। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में, ग्रंथियों में क्या करता है, तो सहजीवी रूप से रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे के लिए सुलभ रूप में स्थिर करता है। तो राइट आंसर राइजोबियम हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आसान प्रश्न और पूछा भी जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है। विश्व स्तर पर अगर बात होगी तो नॉर्मन बार्लोग को क्या कहा जाता है, तो विश्व स्तर पर नॉर्मन बार्लोग को जनक कहा जाता है, जबकि भारतीय पूछा जाए तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अग्निप्रभा और वरुणा किस फसल की प्रसिद्ध किस्म है। तो अग्निप्रभा और वरुणा की बात करेंगे तो ये सरसों की है। किसकी है, तो सरसों की है। अगला है, गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से किस खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो 2,4-D हो जाएगा। क्या होगा, तो 2,4-D हो जाएगा। अगला है, समय बिल्कुल भी कम है तो हम प्रश्नों को जल्दी से करवा रहे ताकि समय कम लगे, आपका रिवीजन हो जाए। गन्ने की फसल में अंधी गुड़ाई कब की जाती है। गन्ने की फसल में अंधी गुड़ाई की बात करेंगे तो अंकुरण से पहले, गन्ने की बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले खरपतवारों को नष्ट करने वाली मिट्टी की पपड़ी तोड़ने के लिए की जाने वाली गुड़ाई को अंधी गुड़ाई यानी ब्लाइंड होइंग कहते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अंकुरण के पहले। किसके, तो अंकुरण के पहले हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे। सोयाबीन में तेल और प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो सोयाबीन में तेल और प्रोटीन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 20% तेल और 40% प्रोटीन हो जाएगा। कितना होगा, तो 20% तेल और 40% प्रोटीन हो जाएगा। अंधी गुड़ाई किस फसल की एक प्रमुख क्रिया है। तो अभी आपको मैंने बताया, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप गलती तो नहीं करने वाले हैं। अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई किसकी है, तो ये गन्ना की है। किसकी है,
तो अंधी गुड़ाई किस फसल की एक प्रमुख क्रिया है? तो अंधी गुड़ाई गन्ना की है। अंधी गुड़ाई मुख्य रूप से गन्ने की फसल में की जाती है, क्योंकि गन्ने का अंकुरण होने में 3 से 4 सप्ताह का लंबा समय लगता है। पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करेंगे तो ये जस्ता हो जाएगा। क्या होगा? जस्ता यानी कि जिंक। क्या? तो जस्ता नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्राथमिक पोषक तत्व हैं, जबकि जस्ता, लोहा, बोरान आदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व में जस्ता हो जाएगा। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो चूना का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदाओं में पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो क्षारीय मृदाओं में पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। कितना? तो 8.5 से अधिक हो जाएगा। अगला है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड हो जाएगा। क्या होगा? तो एमाइड हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या? तो भारत में कुल क्षेत्रफल के लगभग 40 से 43% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है और अत्यंत उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक कॉटन सोइल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लैक कॉटन सोइल के नाम से जाना जाता है काली मृदा यानी रेगुर को। मृदा क्षरण को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो मृदा क्षरण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय वृक्षारोपण हो जाएगा। क्या होगा? तो वृक्षारोपण। अगला है, बायो फर्टिलाइजर एजोटो वैक्टर किस फसल के लिए उपयोगी है? क्या हो जाएगा? तो ये गैर दलहनी फसलें गेहूं मक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी में सल्फर की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? कितनी होती है? तो 12% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे मुख्य रूप से नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे मुख्य रूप से नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा नाइट्रेट। क्या होगा? तो नाइट्रेट हो जाएगा। यद्यपि धान की फसल अमोनियम रूप ग्रहण करती है, लेकिन अधिकांश फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही अवशोषित क्या करती हैं? तो अवशोषित करती हैं। तो याद रखेंगे। रत्न और अल्फांसो के संस्करण से आम की कौन सी बीज रहित किस्म विकसित होती है? कौन सी विकसित होती है? तो सिंधु हो जाएगा। कौन सी? तो सिंधु हो जाएगा। सिंधु आम की विश्व की पहली व्यावसायिक बीज रहित किस्म है, जो रत्ना और अल्फांसो की क्रॉस से विकसित की गई है। प्रश्न है, टमाटर के फल चटकने का मुख्य कारण किस तत्व की कमी है? किस तत्व की कमी है? तो बोरान हो जाएगा। पूसा नन्हा किस एक बौनी किस्म है? तो पूसा नन्हा किसकी एक बौनी किस्म है? तो ये पपीता की है। किसकी है? तो पपीता की बौनी किस्म है पूसा नन्हा। आलू का अंगमारी रोग किससे होता है? आलू का अंगमारी जो रोग होता है ये फफूंद से होता है। किससे होता है? तो फफूंद से। जैली बनाने के लिए फल में किस घटक का होना अति आवश्यक है? जैली बनाने के लिए फल में किस घटक का होना अति आवश्यक है? तो ये क्या हो जाएगा? पैक्टिन हो जाएगा। जैली बनाने के लिए किस फल में किस घटक का होना अति आवश्यक है? तो पैक्टिन होगा। अच्छी जैली बनाने के लिए फल में पैक्टिन का होना अनिवार्य है। अमरूद पैक्टिन का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की बात करेंगे तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। अगला है, वंची टॉप किस फसल का खतरनाक विषाणु रोग है? तो वंची टॉप की बात करेंगे तो ये हो जाएगा किसका है? तो ये केला का है। वंची टॉप केले का विषाणु जनित रोग है, जो बनाना एफिड कीट के माध्यम से फैलता है और इसमें पत्तियां गुच्छेदार हो जाती हैं। क्या होगा? तो ये केला हो जाएगा। मिर्च में तीखापन किस तत्व के कारण होता है? तो जो मिर्च में तीखापन होता है ये कैप्सेसिन हो जाएगा। क्या होगा? तो कैप्सेसिन राइट आंसर होगा। मिर्च में तीखापन या फिर चरपराहट कैप्सेसिन के कारण होती है, जबकि मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है। याद रखेंगे। प्याज में लाल रंग किस उदाहरण के कारण होता है? तो प्याज में लाल रंग जो होता है ये एंथोसायनिन के कारण होता है। किसके कारण? तो एंथोसायनिन हो जाएगा। क्या होगा? तो प्याज का लाल रंग एंथोसायनिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है और इसमें पीला रंग क्वेरसेटिन के कारण होता है। तो गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे। आम की आम्रपाली किस्म को कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 × 2.5 मीटर।
2.5 इंटू 2.5 मीटर हो जाएगा। पशुपालन और दुग्ध विज्ञान को हम देख रहे। मुर्रा किस पालतू पशु की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है? मुर्रा किस पालतू पशु की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है? तो राइट आंसर इसका होने वाला है भैंस हो जाएगा। किसका? ये आसान प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए सभी को पता होगा। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय के दूध का जो पीला रंग होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कैरोटीन हो जाएगा। क्या होगा? तो कैरोटीन हो जाएगा। दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है? दुग्ध शर्करा कहा जाता है लैक्टोज को। दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है? तो दुग्ध शर्करा लैक्टोज हो जाएगा। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा है जो दूध को हल्का मीठा स्वाद प्रदान करती है। रानीखेत किस जीव की अत्यधिक संक्रामक बीमारी है? रानीखेत किस जीव की अत्यधिक संक्रामक बीमारी है? रानीखेत की बात करेंगे तो ये मुर्गी हो जाएगा। क्या होगा? तो मुर्गी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किस बकरी के नस्ल को सिटी गोट के नाम से जाना जाता है? किस बकरी के नस्ल को सिटी गोट के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बर्बरी। क्या होगा? तो बर्बरी हो जाएगा। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का कारक क्या है? पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का जो कारण है ये विषाणु है। क्या है? तो विषाणु है, जरूर याद रखेंगे। दूध के पाश्चुरीकरण की LTH विधि में तापमान कितना रखा जाता है? तो ये रखा जाता है कितना? 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ये दुग्ध उत्पादन से। किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। भैंस के दूध में औसतन वसा का प्रतिशत कितना होता है? तो भैंस के दूध में जो फैट होता है ये 7% होता है। साहीवाल किस पशु की नस्ल है? साहीवाल जो है ये गाय की है। किसकी है? तो गाय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो ये 9 है। कितना है? तो 9 है। चंद्रशेखर आजाद एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये कानपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल गन्ना है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल गन्ना हो जाएगा। आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। कहां पर? तो मेरठ बाबूगढ़ हो जाएगा। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान जो है ये वाराणसी में है। कहां पर है? तो वाराणसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी में। कहां पर? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। कहां पर? तो झांसी में। उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की जब बात होगी तो ये प्रयागराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्रयागराज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवला उत्पादन के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है? आंवला उत्पादन के लिए भारत भर में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर होगा क्या? तो याद रखेंगे, सही उत्तर होने वाला है प्रतापगढ़। क्या? तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। दशहरी आम के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए बात करेंगे तो मलिहाबाद लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1973 में। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी परिषद की स्थापना 1973 में। कब? तो 1973 में। दोस्तों 50 प्रश्न थे तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा। कितने प्रश्न आप सही कर पाए जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।